नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की जो पढ़ रहे हैं वो अध्याय 2 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस अध्याय 2 का हम आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या इधर स्रोत देख लेते हैं। नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। क्या कहा था देखते हैं। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। उसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितने तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रखने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। ये क्या था, नवाब की जो शिकायतें थी 1733 में। आगे देखते हैं इसमें क्या है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। क्यों मानी जाती है महत्वपूर्ण? क्योंकि कंपनी के यह पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग सिराजउद्दौला को मार दिया गया। प्लासी की जंग के बाद सिराजउद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर वह यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। आगे क्या है। जल्द ही कंपनी को यह एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता दिखावा करना पड़ता था। मतलब यही कि जो है नवाब भी हमेशा कंपनी के जो इशारे पर नहीं करते थे, क्योंकि प्रजा के लिए वो भी समझते थे कि उनके भी समझ में उनका भी सम्मान बना रहे। आगे क्या है। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। किसको? जब मीर जाफर ने भी कंपनी का विरोध कर दिया तो अब उसे भी हटा दिया गया और किसको बना दिया गया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। क्या बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो 1764 में हुई थी। आगे क्या है। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। यानी बक्सर की लड़ाई के बाद उसे भी हटा दिया गया। किसको? मीर कासिम को हटा दिया गया और फिर से मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई, तो मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1765 में। तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी अब कठपुतली को नवाब को हटा के अब खुद ही शासन अपने हाथ में लेना क्लाइव ने ऐलान किया। आगे क्या है। आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान बना दिया। किसने? मुग़ल जो सम्राट ने है कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण हो गया। उस समय जो है बंगाल बहुत ही धनी था, तो वहाँ के विशाल राजस्व संसाधनों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। क्या? 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता ही जा रहा था,
लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये भी थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। यानी जब बंगाल की दीवानी मिल गई तो अब ब्रिटेन को सोना लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। आगे क्या है, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। क्या था इसमें, नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन उसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा। क्यों? अब अपने को जो है, कंपनी के जो अधिकारी थे अपने को बड़े समझने लगे। आगे क्या है इसमें, आगे है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत कमा ली थी। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने भी बहुत बेहिसाब दौलत कमा ली थी। 1743 में वह इंग्लैंड से मद्रास चेन्नई आया था तो उसकी उम्र कितनी थी? 1800। मतलब 1743 में जब लॉर्ड क्लाइव आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई दे, जहां उसको खुद ही काम भ्रष्टाचार को खत्म करने का दिया गया था, लेकिन उसे 1772 में खुद ही अपने ऊपर आरोपों पर सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। उस समय बहुत ही रोग भी बहुत फैलते थे, उस समय तो उतना उपचार था नहीं। आगे देखते हैं, इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो यहाँ के नॉर्मल थे कि यहाँ से आराम से कमाएं और ब्रिटेन में अच्छी से आराम से ज़िंदगी चल सके। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। आगे क्या है, इधर क्या दिया है, क्लाइव खुद को कैसे देखता था। ये क्या दिया था क्लाइव का, संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखते हैं उसने क्या कहा था। तो उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान
खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे, एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। इतना उसको सब कुछ मिल रहा था इसमें। आगे देखते हैं क्या है। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का भी इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंस तैनात कर दिए। एक कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। क्या था, कई बार जो है कंपनी जो रियासतें थी उस पर भी सहायक संधि थोप दी जाती। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार क्या था, स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। जो रियासत इस बंदोबस्त जो सहायक संधि थे इसको मान लेती थी तो कंपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकती थी, उन्हें अधिकार नहीं था। आगे क्या है, आगे देखते हैं। नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक, कौन गवर्नर जनरल था, तो रिचर्ड वेलेजली। जो वेलेजली था वो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके को छीन लिया गया। आगे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे दिया है चित्र में, यहाँ पे है अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा-उद-दौला टीली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है। तैल 1772 में बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंस के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। आगे क्या है, रेजिडेंस की ताकत क्या होती थी, क्या है, कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंस के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स मिल ने क्या कहा था, ये देखते हैं। दरअसल रेजिडेंस रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो उसे आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंस की दखल अंदाजी बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। आगे क्या है, जेम्स मिल जो है ये बोले थे 1832 में था उनका। आगे क्या है, टीपू सुल्तान, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीपू सुल्तान। ये क्या है, टीपू सुल्तान की फ़ोटो है। यहाँ पे देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में क्या दिया है। देखिए टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि शेर मैसूर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को बोला जाता है शेर मैसूर। जब कंपनी
अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल कितना है? 1761 से 1782 तक। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 82 तक। और उनके विख्यात पुत्र कौन थे? टीपू सुल्तान। किसके पुत्र थे? तो हैदर अली के पुत्र थे, जिनका शासनकाल कितना था? तो 1782 से 99 तक। यानी कि हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 तक। आगे देखते हैं। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार का जो तट है वहाँ पे मैसूर के रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी वहाँ से। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। यानी जो टीपू सुल्तान है वो 85 में टीपू सुल्तान जो है बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और जो इलायची का निर्यात होता था, भेजा जाता था, वो रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। यानी वहाँ के जो लोकल थे, वहाँ के जो सौदागर भी थे, उन्हें भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। किससे? जो फ्रांसीसी थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता था कि टीपू सुल्तान का किससे घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था? तो फ्रांसीसियों से था। संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। आगे देखते हैं क्या है आगे। ये चित्र में क्या दिया है? टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है, जो उनके बेटे हैं। डेनियल आर्म द्वारा यह चित्रित है 1793 में। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, उनके फौज को कंपनी की। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। यानी अंग्रेज़ों की तरफ से और कौन लड़ रहे थे? तो मराठा और हैदराबाद के निजाम भी कंपनी की तरफ से ही लड़ रहे थे। इधर टीपू सुल्तान अकेले पड़ गए। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। आगे क्या है इसमें? सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। कौन? अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। कब? 1767 से 1769 तक, और 1780 से दूसरा युद्ध 1784 तक, तीसरा 1790 से 1792 तक और चौथा 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। यानी मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच 4 युद्ध लड़े गए। श्रीरंगपट्टम जो है आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने ओडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। इसी के साथ मैसूर पर भी सहायक संधि को लगा दी गई। आगे क्या है? चित्र किसका है? तो यह चित्र है टीपू सुल्तान का खिलौना शेर। क्या है इसके बारे में देखते हैं। यह टीपू, चित्र देख लेते हैं। देखिए यह है चित्र। क्या है चित्र में? यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी
अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। यानी अब के समय ये कहाँ पर है, तो लंदन में इसको रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। यह खिलौना था। आगे देखते हैं क्या है टीपू की कहानियाँ। क्या है टीपू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर, क्या है देखते हैं, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्मों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे इस शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें क्या कहा जाने लगा, शेर मैसूर कहने जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। यानी टीपू सुल्तान के जो राजसी झंडा था उस पर भी शेर की तस्वीर होती थी। आगे क्या है मराठों की लड़ाई। इधर देखते हैं मराठों की लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर हो गया। यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई हारने के बाद जो है मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर किसको मिली, तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थे। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। कौन कौन, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये जो है दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी मराठा हारने लगे। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। मराठों के साथ पहली संधि कब खत्म हुई थी, तो 1782 में, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 से 5 तक। यानी दूसरा अंग्रेज़ों के साथ मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 से 1805 तक कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध, यानी तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1817 से 1819 के बीच तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। यानी उनकी ताकत को ख़त्म कर दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर के कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। पेशवा को भी हटा दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। आगे देखते हैं क्या है सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल, यानी लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कितना था, तो 1813 से 1823 तक के गवर्नर जनरल थे, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने
या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती रही। आगे क्या है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, कित्तूर कहाँ पे, इस टाइम में कर्नाटक में के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चिन्नम्मा, कौन थी, रानी चिन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। किनकी, रानी चेन्नम्मा की मृत्यु 1829 में हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगौली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध को जारी रखा। यानी चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद जो है संगौली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सिरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। आगे अभी और मिलेंगे। आगे क्या है, अब देखते हैं। इधर ये सब क्या था, इधर गतिविधि में क्या दिया है इसमें। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखी। ये दिया है इसमें गतिविधि में। आगे देखते हैं क्या है। लॉर्ड हेस्टिंग का चित्र दिया गया है। आगे क्या है, कित्तूर रानी चिन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति है। आगे हम देख लेते हैं क्या है इसमें। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेजी अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। रूस के डर से उत्तर पश्चिमी इलाके में उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। 49 में इसको भी हासिल कर लिए। विलय नीति क्या थी, विलय नीति है, ये देखते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। विलय की जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। तो विलय नीति का नाम किसने दिया था, तो डलहौजी के समय में दिया गया था। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। यही विलय नीति थी कि अगर किसी राजा को कोई पुत्र नहीं है, कोई पुरुष जो है उसका वारिस नहीं है, यानी उसको कोई पुत्र नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, कौन कौन सी रियासतें, सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में और नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेज़ों के हाथ में इसी तरह चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, यानी कुशासन का आरोप लगा करके कंपनी ने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया
उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। आगे देखते हैं क्या है। कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से ये एहसास कराया गया है कि एक दिन आपकी राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? यह क्या है? संबलपुर के वीर सुरेंद्र शाह का चित्र है। आगे देखते हैं। तो इतना ही था ये पार्ट में। इसका एक और पार्ट है। ये क्लास बड़ी हो गई थी, ये क्लास अध्याय जो है ये बड़ा भी है, तो इसका एक और पार्ट भी आएगा। अभी अगले क्लास में हम उसको भी पढ़ेंगे, फिर अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।